Hello students, I hope you all are doing really good in this lockdown period. Let's start the narration of the second chapter from Flamingo, that is Lost Spring. And this is the story of stolen childhood. The writer of this story is Anish Jung. Born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. So Anish Jung is a writer. She is basically from Hyderabad and parents are also from the writer background, and she was the editor and columnist of different newspapers. And this story, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. बेसिकली ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग उन बच्चों की कहानी है जिनका बचपन उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से छिन जाता है, और इस चैप्टर की थीम यही है कि पॉवर्टी की वजह से और ट्रेडिशंस की वजह से उन बच्चों का बचपन जो है छिन जाता है. दे आर एक्सप्लॉयटेड बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी and all the people in power use them and they are forced to live in unethical or you can say extreme conditions in their tender age. उनको बहुत मजबूरी में रहना पड़ता है, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, इवन देन बेयर फुटेड घूमते हैं, और जो कंडीशंस हैं उनके रहने की वो ह्यूमन सर्वाइवल्स के लिए जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, बट उनको उन सर्कमस्टांसेस में, उन सराउंडिंग्स में रहना पड़ता है. ये स्टोरी उन्हीं एरियाज़ की लाइफ को हाईलाइट करती है. सो हियर लेट्स बिगिन. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, who I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब ये राइटर जो है वो साहिब से पूछती है जब भी वो उसको अपने एरिया में दिखता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो. तो बोलते हैं मैं तो इस गार्बेज में गोल्ड को ढूंढता हूँ, मेरे लिए तो इसमें गोल्ड मिलता है मुझे. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. साहिब जो है वो ढाका से बिलोंग करता था और वो अपना एरिया उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. और उसकी मम्मी ने बताया कि वहाँ पे नेचुरल क्लेमिटीज़ में स्टॉर्म, बाढ़ और तूफ़ान बहुत आए और उनका सब कुछ उस बाढ़ और तूफ़ान में बह गया, इसीलिए उनको इधर आना पड़ा. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसीलिए वो गोल्ड की तलाश में इस बिग सिटी पे इस बिग सिटी में आ गया. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly. और साहिब कहता है मेरे पास तो और कोई काम है भी नहीं, मैं जो है इसी गार्बेज में गोल्ड ढूंढता हूँ. तो राइटर उसे सजेशन देता है गो टू स्कूल. और जब वो ये बोल रही है उसको, तो उसको खुद भी अंदर से लगता है कि ये बहुत ही खोखली सजेशन दे रही है, खोखली एडवाइस दे रही है, हॉलो एडवाइस है ये. अब फाइंड आउट करते हैं क्यों. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहिब रिप्लाई करता है मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, और जब वो बनाएंगे तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अब राइटर उससे पूछती है कि ठीक है, अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम आओगे. और अंदर से उसे पता था कि वो जोक कर रही है. शी वॉज हाफ जोकिंग बिकॉज शी डिडंट मीन वॉट शी सेज. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. और वो भी साहिब उसी ही टोन में स्माइल करता हुआ उसे रिप्लाई करता है ठीक है, जब तुम स्कूल खोलोगी तो मैं आ जाऊँगा.
A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और साहिब ने जब एक दिन उसको देखा फिर से राइटर को, तो भागता हुआ उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. और अंदर से उसे मालूम था कि वो कोई स्कूल नहीं खोलने वाली है, तो उसके पास कोई और जवाब नहीं था. उसने साहिब को यही जवाब दिया कि बहुत टाइम लगता है, स्कूल कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसे टाइम लगता है बनने में. आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई ऐसा प्रॉमिस करते हुए साहिब के साथ, जो कि मुझे पता ही था कि मैं उसे पूरा नहीं करूँगी. एंड आई डिडंट मीन व्हाट आई से. सो वो झूठा एक फेक प्रॉमिस था. और उसको ये जब साहिब ने पूछा कि तुम्हारा स्कूल खुल गया, तो उसे रियलाइज़ हो गया कि वो जो इस तरीके का प्रॉमिस कहकर उसने अच्छा नहीं किया. बट promises like mine abound in every corner of this bleak world. और जैसे मैंने उनसे प्रॉमिस किया, इस तरीके के promises जो हैं उनके इस bleak world में बहुत लोग उन्हें आते हैं, प्रॉमिस करते हैं और बिना प्रॉमिस किए वहाँ से कब चले जाते हैं और दोबारा कभी मुड़कर भी नहीं आते. तो इन सब बातों के वो लोग used to थे. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. अब इतने महीनों से मैं वो जानती थी उसे, तो उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स उसका मतलब था. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अब साहिब को तो मालूम ही नहीं था कि साहिब आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है. और राइटर सोचती है कि अगर इसे पता होता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वो कहीं का लॉर्ड तो था नहीं, वो एक रैग पिकर था. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम्स रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. और वो यूज टू था एक बेबाक और आज़ाद ज़िंदगी जीने का. ही यूज टू रोम अराउंड इन स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, बेयर फुट, चप्पल जूते तो थे नहीं उनके पास पहनने को, तो वो सब नंगे पैर घूमते थे. और जस्ट लाइक बर्ड्स, वो बर्ड्स होती है ना, फ्री मूवमेंट, वैसा ही उनका फ्री मूवमेंट था. और नून में डिसअपीयर हो जाते. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम. और इतने महीनों में राइटर जो है बहुत बच्चों को पहचानने लगी थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. और एक बच्चे से राइटर ने रोक के पूछा कि तो तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? My mother did not bring them down from the shelf. और वो बोलता है कि मेरी मम्मी ने चप्पलें जो हैं शेल्फ पे ही सजा रखी हैं और शेल्फ से वो लाई ही नहीं है, मतलब ख़रीदी ही नहीं है या घर पर ही शेल्फ पे ऊपर रखी हैं. इवन इफ़ शी डिड, ही विल थ्रो दैम ऑफ. और अगर मेरी मम्मी ले भी आएगी शेल्फ से तो मैं उसे पहनूंगा नहीं, बिकॉज मैं यूज टू हूँ ऐसे घूमने के, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, हमारा कल्चर है. एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. और दूसरा कहता है, दूसरा बच्चा ने ये जवाब दिया जिसने जूते अलग अलग पहने थे, सेम जूते नहीं थे वो. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, he says, a third boy who has never owned a pair all his life. और दूसरा, अब एक और बच्चा वहाँ पर जो खड़ा है तो वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. और जब वो राइटर उस जगह पे घूमती है, उस विलेजेस में, उन रोड्स पे, उन सिटीज़ की, तो इन बच्चों को नंगे पैर घूमता देखती है, तो वो ये नहीं शो करते कि ये लैक ऑफ मनी है. वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यहाँ का तो कल्चर ही है, ये हमारा कल्चर है नंगे पैर घूमना. आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और वो हाईलाइट करता है स्टेट ऑफ पॉवर्टी को. बिना जूतों के किसको पसंद है? हर किसी को चुभता है, पाँव में पत्थर, मिट्टी, रोड़ी और कुछ भी तो किसी को पसंद नहीं है. बट वो उनकी स्टेट ही ऐसी है, पॉवर्टी है, पुअर हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड बाइंग चप्पल्स. और अगर जूते भी हैं तो या तो उस रैग में उन्हें कहीं मिले या कहीं किसी ने चैरिटी में दे दिए होंगे, जो कि सेम साइज़ के नहीं हैं, सेम नहीं है. I remember a story a man from Udupi once told me as a young boy.
He would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. अब उसे एक पुरानी स्टोरी याद आती है उदुपी में एक मैन की जो टेम्पल के प्रीस्ट का बच्चा था और वो हमेशा प्रार्थना करता था जूतों के लिए. और 30 years लेटर राइटर को फिर मौका मिला उस टाउन के टेम्पल में जाने का, जो कि अब तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था. 30 years later I visited this town and the temple which was now drowned in an air of desolation. अब वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया था क्योंकि कभी उस टेम्पल का किसी ने ध्यान नहीं रखा. और in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. और फिर उसको बैकयार्ड में गई तो वहाँ पर एक नया प्रीस्ट दिखा. वहाँ पर एक बच्चा था जो कि वेल ड्रेस था, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसने सॉक्स जूते पहने हुए थे और वो अभी स्कूल से ही आया था कि उसने बैग टांगा हुआ था और उसने बैग को रखा. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. और वो उसको देखकर उसको वो बॉय याद आ गया जो उदुपी में प्रीस्ट का बेटा था और हाथ जोड़कर गॉडेस से प्रार्थना करता था जूतों के लिए. तो फाइनली उसे लगा कि उसको तो नहीं, चलो किसी बच्चे को तो जूते मिल गए हैं वहाँ पर. लेट मी नेवर लूज देम. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. अभी तो फिर भी प्रीस्ट के बच्चों को जूते मिल गए हैं, पढ़ने को स्कूल मिल गया है, लेकिन अभी भी उस जगह के रैग पिकर्स शूलेस ही घूमते हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. और मेरी जो जान पहचान इन रैग पिकर से मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है. सीमापुरी एक जगह है जो कि बॉर्डर पे तो टच करता है उसका दिल्ली से, बट वो माइल्स अवे है क्योंकि सीमापुरी की जो कंडीशन है वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही ख़राब है. अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल है, क्लिनलीनेस है, ऑल फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बहुत आसानी से मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर है. बट सीमापुरी में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये मेटामॉर्फिकली ये वर्ड बोला गया है. सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश. अब वो रेफ्यूजी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं. 1971 में वो आए थे क्योंकि वो खाली पेट रहकर जो है सोना नहीं चाहते थे. तो उन्हें ये जगह सही लगी सीमापुरी क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर कुछ खाकर तो सोते हैं, एम्प्टी स्टमक तो नहीं सोते हैं. सीमापुरी वॉज देन इन अ विल्डरनेस. इट इज़ स्टिल एंड इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. वो पहले जैसे एम्प्टी था अभी एम्प्टी नहीं है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं स्लम की फॉर्मेशन हो गई है. बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे. टिन और तारपुलिन के घर हैं, उनके जो रूफ़ हैं वो टिन और तारपुलिन के हैं. घर जो है वो मिट्टी के बने हुए हैं, मड के बने हुए हैं. और वहाँ पे कोई भी सीवेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर लॉगिंग हो जाती है. ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव 10,000 रैग पिकर्स और 10,000 लोग जो है वहाँ रहते हैं. लिव 10,000 रैग पिकर्स एंड दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर दैन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. और 30 सालों से उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो वहाँ पर रह रहे हैं विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड. परमिट भी नहीं है लेकिन राशन कार्ड हैं क्योंकि वो वोट बैंक के लिए हेल्पफुल हैं. तो पॉलिटिशियंस और कुछ दे पाएँ या ना दे पाएँ, उनको वोटर आईडी कार्ड उनको दे दिया है, राशन कार्ड दे दिया है क्योंकि उस राशन कार्ड से उनको खाना मिल जाता है और वो वोट बैंक का काम करते हैं. और जब उनको इस्तेमाल करना होता है वोटिंग के टाइम पे तो मिनिस्टर्स और पीपल इन पावर उन्हें यूज़ कर लेते हैं. सो दे फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी. और उनके लिए खाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी से. कौन भूखा सोना चाहता है? हर किसी को भरपेट खाना चाहिए सर्वाइव करने के लिए. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without any aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. और कहते हैं कि उन fields में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर हम खाली पेट सो जाते थे. एटलीस्ट यहाँ पर हमें खाने को
तो मिलता है, हम अपना खाली पेट से जो स्टमक में दर्द होता है, जो पेन होती है, वो तो कर हमें नहीं जीना पड़ता यहाँ पर। तो वो रैग पिकर्स हैप्पी हैं यहाँ पर रहकर। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टाटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। और वहाँ पर जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं वहाँ की, वो टाटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ियाँ होती हैं ना जिस पे कुछ कुछ पैचेस लगे होते हैं, वो बुरी कंडीशन में होती हैं, वो वैसे कपड़े पहनती हैं। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। और उनके वो कहते हैं कि जहाँ पर हमें खाना मिलता है, खाने को मिलता है, हम तो वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं, वहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, तो हमारे घर तो ट्रांजिट होम्स ही हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और बच्चों की जो परवरिश है वो ऐसे की जाती है वहाँ पर जैसे कि वो पार्टनर्स इन सर्वाइवल हैं, मतलब उनकी घर में जो है कमाने का जो ज़रिया है वो बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी तरह ब्लेस्ड नहीं है कि हमारे माँ बाप हमको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो रैग पिकर्स बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ काम करते हैं ताकि उनको जो है पार्टनर इन सर्वाइवल बन सकें। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में और अगर हम बात करें कोई काम की, तो वहाँ पे रैग पिकिंग ही एक ऐसा काम है जहाँ से वो कुछ भी चीज़ें मिलती हैं और वो जाकर बेच देते हैं, और उसके रिटर्न में जो उनसे पैसे मिलते हैं उससे वो अपनी जो है लाइफ लीड करते हैं। तो वहाँ पे रैग पिकिंग ही एक प्रोफेशन है जो कर सकते हैं। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportions of a fine art, garbage to them is gold। और गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है, क्योंकि उसमें कभी कभी उनको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो उनको फ़न देती हैं, एंटरटेनमेंट देती हैं, और कभी कभी तो उसमें पैसे भी मिल जाते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। और कहते हैं कि वो घर जो है चाहे वो लीक कर रहा है, और अगर हम रैग पिकिंग से जो उन्हें पैसा मिलता है, उनको ब्रेड मिलती है उससे, तो उनके लिए वो मोर देन सफिशेंट है लाइफ लीड करने के लिए। आप देख रहे हैं बच्चों कितना मुश्किल है इस तरीके की लाइफ को जीना। and we are thankless sometimes that we throw away food, we throw away things like anything, and we should not do it. This is really bad, and this is the lesson which we can learn from this part of the chapter, that yes, we should respect our resources, we should respect our parents, we should respect our food, clothing, shelter, and say thanks to God that we are blessed, we are having all these things in our life. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. और उसमें बहुत कुछ मिलता है उनको गार्बेज में, 10 रुपीज़ का नोट, कभी 1 रुपी का नोट, कभी सिल्वर कॉइन्स, और वो हीप ऑफ गार्बेज को जो है स्क्राउंज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं बच्चे उसमें कुछ ना कुछ। और बच्चों को जो है कई बारी उसमें से खिलौने भी मिलते हैं उनके लिए, वो ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ समथिंग रैप्ड इन वंडर। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बच्चों के लिए वो रैप्ड इन वंडर है। कभी कभी उनको जो है उनके मनपसंद चीज़ें भी उस रैग में मिल जाती हैं इसलिए। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. अब एक सर्दियों की मॉर्निंग में साहिब को उसने फिर देखा, और वो फेंस गेट के नेबरहुड में कुछ दो लोगों को, दो यंगस्टर्स को एक टेनिस का गेम खेलते हुए देख रहा था। तो उसको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि साहिब जो है ये इनको क्यों देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। और फिर वो राइटर से बात कर रहा है, मैं कभी कभी जो है अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता, वो गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग्स, और वहाँ पर मैं झूले झूलता हूँ। आई फील रियली हैप्पी। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज
डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जिस तरीके के उसने कपड़े पहने हुए थे, बेरंग कपड़े, ख़राब सी शॉर्ट्स, और उस दिन उसने जूते पहने हुए थे, टेनिस शूज़ पहने हुए थे, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा लग रहा था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था राइटर को. समवन गेव देम, और वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसको कि राइटर को कि ये मुझे किसी ने दिए हैं. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और किसी अमीर बच्चे ने ये जूते डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि उसमें होल था, और ये मुझे मिल गए ये जूते. कोई आप ये देखिए कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इतने सारे जूते होते हैं, और हम जो है उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. और इन लोगों से जाके पूछें, या इस कंडीशन में रहने वाले लोगों से पूछें, तो उनके लिए एक फटे हुए जूते या जूते विद अ होल की भी कितनी वैल्यू है. चाहे वो जूता उसके पाँव में बड़ा था, उसके बावजूद उसने वो जूते पहने हुए थे. एटलीस्ट जूता तो था, वो बेयरफुट तो नहीं था, वो जूते पहन के तो चल रहा था. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. और राइटर वो जो गेम जो है साहिब आलम देख रहा था, राइटर कहती है चलो जूते तो, टेनिस जूते तो उसको किसी के फटे हुए या होल लगे हुए मिल गए, बट जो वो गेम देख रहा है वो उसके रीच के बियॉन्ड है, वो उसके लेवल की गेम नहीं है, क्योंकि उसको सीखने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो कि साहिब आलम के पास नहीं है. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. अब जब एक दिन और उसने साहिब को ऑब्ज़र्व किया, तो साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, और उसने स्टील कैनिस्टर उठाया हुआ था. और साहिब ने राइटर से बात करी और उसे बताया कि वो टी स्टॉल में काम करने लग गया है, और वो टी स्टॉल बहुत ही पास में है, और उसके लिए 800 रुपये मिलते हैं, तीनों वक्त का खाना मिलता है, और वो वहाँ पर जॉब करता है. बट उसके चेहरे की वो जो खुशी, जो केयरफ्री लुक थी, वो सब ख़त्म हो गई थी. He says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. So here जो साहिब है उसका केयरफ्री नेचर है उस स्टील के कैनिस्टर ने छीन लिया था, क्योंकि जब वो रैग पिकिंग करता था तो जो रैग वाला बैग था, प्लास्टिक बैग था, वो भारी होता था उस कैनिस्टर से. स्टिल साहिब आलम वॉज हैप्पी क्योंकि वो बैग उसका था. बट अगर अब बात करें तो कैनिस्टर उसका नहीं था, कैनिस्टर उसके मालिक का था. और चाहे उसको 800 रुपये भी मिल रहे थे, तीनों वक्त का खाना भी मिल रहा था, बट वो खुश नहीं था. जैसा खुश वो रैग पिकिंग करते हुए राइटर को दिखता था, वो वैसा खुश अब नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब उसके कंधों पर जो है वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और वो किसी के अंडर काम करता था. तो इसीलिए उसके चेहरे का वो केयरफ्री लुक, जो केयरफ्री उसका एटीट्यूड था, वो सब ख़त्म हो गया था. तो ये पार्ट जो है साहिब आलम और सीमा पुरी को हाईलाइट करता है, और उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एंड में आएंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, and you can re-listen to this audio again and again to get the clarification of the chapter even. Okay, next part is about Mukesh's life, and here Mukesh is from Firozabad and he wants to become a driver. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. और मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है अपनी लाइफ में, और वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है. वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, किसी की नौकरी नहीं करना चाहता. एंड ही वांट्स टू लिव हिज ओन लाइफ बाय बीइंग अ मैकेनिक एंड ड्राइविंग अ कार. एंड डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. और राइटर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता भी है?
तो वो कहते हैं कि ठीक है, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद famous for its bangles। अब फिरोज़ाबाद जो है वो अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। मुकेश जो है वो फिरोज़ाबाद को बिलोंग करता है, उसकी गॉड गिवन लीनिएज है कि वो उनकी जनरेशन्स जो हैं वो वहीं रही हैं और बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करती रही हैं। और जब वो कहता है कि वो अब गाड़ी ड्राइव करना सीख लेगा या मोटर मैकेनिक बनेगा, तो ऐसा लगता है कि मिराज की तरह, जैसे होता है ना कि एक छलावा जो आपको लगता है कि बस आप पकड़ लोगे और हो जाएगा, लेकिन जब तक आप उसके पास पहुंचते हो तो आपको समझ आ जाती है कि ये तो सच है ही नहीं। तो वैसे ही ये सच पॉसिबल नहीं है मुकेश की लाइफ में। ऐसा जो है राइटर को दिखता है, क्योंकि वो जिस एरिया से या जौन सी उससे बिलोंग करता है, कल्चर से बिलोंग करता है, वहाँ की जनरेशन्स जो हैं उनको बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम करना नहीं आता। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. और वो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में से है फिरोज़ाबाद, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब जो हमारे कल्चर में जो है वो बैंगल्स जो है बहुत ही ऑस्पिशियस मानी जाती हैं और ज़्यादातर जो है उसको सुहाग के साथ कनेक्ट किया जाता है, फॉर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ और फॉर द वेल बीइंग ऑफ कपल्स। तो और जनरेशन्स जो हैं उस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं उनकी, और वहाँ पर वो वेल्डिंग कर जो है बैंगल्स, अलग अलग रंगों की बैंगल्स बनाती हैं। मुकेश फैमिलीज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और उनको किसी को भी पता नहीं है कि चाइल्ड लेबर जो है वो बैन है। वो चाइल्ड लेबर और स्पेशली ऐसी पैथेटिक कंडीशंस, ऐसी रफ़ कंडीशंस में जहाँ पे बच्चों का एंट्री भी अलाउड नहीं है, और वहाँ पर बच्चे जो हैं अपने चाइल्डहुड से जो है बैंगल मेकिंग कर रहे हैं। चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत तेज़ टेम्परेचर है, तापमान, और डिंजी सेल्स हैं जहाँ पे हवा भी और लाइट भी, दोनों ही चीज़ें इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकती हैं। with high temperature in dingy cells without air and light, and that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces were where this log their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। और 20,000 बच्चे जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं एज अ चाइल्ड लेबरर उस हॉट फर्नेस में, और अपने आँखों की रोशनी जो है वो खोते चले जा रहे हैं कि कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उन बच्चों को बचा पाए, उन डिंजी सेल से बाहर निकाल पाए। मुकेश's eyes beams as he volunteers to take me home, और उसकी आंखों में जो है चमक आ जाती है जब वो राइटर को अपने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है, which he proudly says is being rebuilt, और उसको बड़ा प्राउडली कहता है कि वो रीबिल्ड किया गया हाउस है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hopes with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। अब वो कहता है वहाँ पर जो है कंडीशंस है बहुत ही ख़राब है, स्टिंकिंग और चोक्ड गार्बेज है वहाँ पर है, और अच्छी कंडीशन नहीं है, कूड़ा करकट है सब जगह, नालियाँ बंद हैं, और जब वो जहाँ पर जानवर और इंसान एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, पूरा ओवर क्राउडेड है, वॉल्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, डोर्स जो हैं वो खड़कते हुए टूटे हुए से हैं, और वो कंडीशंस जो है बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। वो एक ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो सेफ़ भी नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। He stops at the door of one of such house, bangs a wobbly iron door, और एक घर के आगे वो रुकता है और वो बड़े तेज़ से उस wobbly iron door को धक्का मार के खोलता है with his foot, और अपने पैरों से वो खोलता है, and pushes it open। We enter a half built shack, और हाफ बिल्ट शैक में वो एंटर करती है राइटर मुकेश के साथ। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद
dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और वो वहाँ पर डेड ग्रास है सब जगह पर, फायरवुड जो है वो अब देखते हैं ना कि लकड़ी से जो है वो चूल्हा बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो है वो लकड़ी से उसके अंदर चूल्हा बनाया गया था, या स्टोव जो होता है ना जो केरोसिन से चलता है, तो वो केरोसिन से चलने वाला शायद फायरवुड स्टोव था। वहाँ पर बड़े बड़े वेसल्स थे जिसमें पालक बन रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज इन एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप वेजिटेबल्स, और बहुत सारी चॉप एल्यूमिनियम प्लेट पे वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक वुमेन जो है वहाँ पर इवनिंग मील बना रही है पूरे परिवार के लिए। वो मुकेश के भाई की एल्डर ब्रदर की वाइफ है जो खाना सबके लिए बना रही है, और उसने घूंघट किया हुआ है, पुराने ज़माने कल्चर को बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर जो है बड़ों के आगे जो है वुमेन जो है वो घूंघट करके रहना पड़ता है। सोचिए कि इतने गरम जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो खाना बना रही है, वो कैसे काटेगी, कैसे बनाएगी, उसको घूंघट भी करना है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और बहुत यंग एज में उसको बहू का दर्जा दे दिया गया है, डॉटर इन लॉ बोला जाता है उसको। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और 3 आदमियों का ख्याल रखती है वो उस घर में, और खुद भी वो बहुत बड़ी उम्र की नहीं है, बहुत छोटी उम्र की है, बट उसे वो ध्यान रखना पड़ता है, इतने कम उम्र में जो है उसके ऊपर ये जिम्मेवारी डाल दी गई है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विदड्रॉज behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders, और वो मेल एल्डर्स के सामने जो है वो चेहरा ढक कर रखना जो है वो कंपलसरी है। उसने भी ऐसा ही किया हुआ है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवर्स्ड बैंगल मेकर, और एल्डर कौन है? फादर, जो कि बैंगल मेकर खुद भी रह चुका है, और इतने सालों से वो हार्ड लेबर कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो अच्छी कंडीशन नहीं दे पाया लाइफ में। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर था, देन बैंगल मेकर था, बट ही फेल टू रेनोवेट द हाउस, और वो तब भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाया कि वो घर को रेनोवेट कर सके। सेंड हिज 2 sons टू द स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम what he knows, the art of making bangles, और उनको सिर्फ वो यही कला सिखा पाया बैंगल मेकिंग की। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. It is his karma his destiny है। वो कह रही है कि ये उनकी डेस्टिनी है, उनका कर्मा है कि उनकी जनरेशन जो है वो यही काम कर रही हैं। उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि यहाँ पर कोई इसको तोड़ नहीं सकता, ये तो भगवान की दी हुई लाइफ है, ये भगवान का दिया हुआ ही काम है, जो उनको यही काम करना है, जो उसके हस्बैंड ने भी किया और उनकी जनरेशन्स भी यही काम करती चली जा रही हैं। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन? शी इम्प्लाइज, वो कहती है भगवान की ये जो गिवन लीनिएज है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली जो धरोहर है, जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और बैंगल मेकर की कास्ट में बिलोंग करने की वजह से उनको और कुछ नहीं आता बैंगल मेकिंग के अलावा। इन दी हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर जगह पर, हर घर के कोने में, कोई भी घर चले जाओ, कोई भी कोना देख लो, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, और वहाँ पर तुम्हें सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स दिखाई देंगी। सनी, गोल्ड, पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. अब ये सब जो है
जो एरिया है अनकेम्प्ड मतलब बिल्कुल सफाई नहीं है, सब चीज़ें फैली हुई हैं, इधर उधर रखी हुई हैं यार्ड्स में, और एक के ऊपर एक पाइल की तरह जो है सामान रखा हुआ है. 4-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps. और वहाँ पे जो है वो ऐसे नॉर्मल लाइट भी नहीं है, जो लैम्प्स जलाए जा रहे हैं वो भी फ्लिकर करते हैं, मतलब ज़रा सी हवा आती है तो वो थोड़ा थोड़ा जो है मूवमेंट ऐसे करते हैं ना कि जैसे बंद बुझ हो रहा है, कि चल रही है और बंद हो रही है, फ्लिकरिंग हो रही है. सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स. और वहाँ पर अपने बच्चे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ जो है वहाँ वेल्डिंग पीसेस को संभाल रहे हैं, कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास into circles of bangles. Their eyes are more adjusted. और उनकी आँखें जो है वो डार्कनेस को ज़्यादा एडजस्ट हो गई हुई हैं, और वो तेज़ लाइट के अब यूज टू ही नहीं रह गई हैं, वो डिम लाइट में ही उनकी आँखें जो हैं वैसे ही एडजस्ट हो गई हैं. रोशनी तो उनके उस एरिया में अगर आ जाए तो उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनकी आँखें अब डिम लाइट के ही यूज हो गए. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी अपनी आई साइट खो बैठते हैं एडल्टहुड तक पहुंचने से भी पहले, क्योंकि वो कंडीशंस जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं हैं सर्वाइवल के लिए. अब उनमें एक यंग गर्ल सविता का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है. सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन. और वो एक बुज़ुर्ग महिला के साथ जो है वो बैठी हुई है, सोल्डरिंग कर रही है ग्लास के पीसेस को. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली. और मशीन की तरह उसके हाथ बहुत जल्दी क्योंकि उसके हाथ बहुत सेट हो गए हैं वो बैंगल बनाने में, तो बहुत ही मैकेनिकली जो है वो चल रहे हैं उसके हाथ बैंगल्स बनाने में. और शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक. और उसको पता है कि वो बैंगल जो है बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, सुहाग की निशानी है को कहा जाता है. इट सिम्बलाइजेज दैट लाइक वुमेंस, लाइक इंडियन वुमेंस ब्राइड के साथ जो है ये कनेक्ट किया जाता है. और वो उसको इस प्योरिटी को और इस ऑस्पिशियसनेस को वो बहुत अच्छे से जानती है. कौन? सविता. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी भी शादी हो जाएगी और उसको भी ये बैंगल्स जो ये आज बना रही है ये कल को यही वो बैंगल्स पहनेगी. एंड वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद अ रेड वेल. जब वो लाल चुनरी उसके सर पर होगी और वो दुल्हन बन जाएगी. हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना. और उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और रेड बैंगल्स उसने पहनी होंगी रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago. और उसी वुमेन की तरह जो कि बहुत साल पहले ऐसे ही बैंगल बना रही थी और फिर उसकी शादी हो गई और अभी भी वो बुज़ुर्ग हो गई है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी वो बैंगल बना रही है. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. और उस बुज़ुर्ग औरत की आँखों में जो है वो रोशनी नहीं है, लेकिन उसने बैंगल अभी पहनी हुई है. और वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि अभी तक उसने इतने सालों में पेट भरकर एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. और बहुत ही उदासीन होकर जो है उसने जो है ये शब्द बोले. एंड शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. और यही उसने पाया है अभी तक. हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. और उसका जो बुज़ुर्ग हस्बैंड भी है, जो बुज़ुर्ग अंकल भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको तो बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ आता ही नहीं है. ऑल आई हैव डन इन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव. और मैं इस में जो है सिर्फ एक ही काम कर पाया हूँ, वो है अपने बच्चों को घर बना कर दे पाया हूँ. उसके अलावा मैंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. और उसको समझ नहीं आया कि वो ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे लोग तो ये छत भी नहीं बना पाए हैं और उसने जो है ये अचीवमेंट है उसकी कि उसने एक छत बना ली है. ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड. The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat rings in every home.
अब वो जो उनकी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि उनके पास पैसे हैं ही नहीं. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. और पैसा कमाने के लिए उनके पास एक ही काम है, वो है बैंगल बनाना है. नॉट इवन इनफ टू ईट. उनको खाने को भी ठीक से रोटी नहीं है. रिंग्स इन एवरी होम. और सबके घरों में सिर्फ यही एक कहानी है उस जगह में रहने वाले, फ़िरोज़ाबाद में रहने वालों की. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद. और जो यंग मैन हैं उनकी इको जो सुनाई देती है वो भी यही सुनाई देती है. बस बहुत कम चीज़ें हैं जो फ़िरोज़ाबाद पे चेंज हो पाई हैं या मूव हो पाई हैं. ईयर्स ऑफ mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और उस conditions की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पाया है, ना ही उनको वो ड्रीम्स जो है वो फुलफ़िल कर पाए हैं, ना ही अपने ड्रीम्स का कुछ इनिशिएटिव भी ले पाए हैं. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव. और वो कहते हैं कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए अभी तक. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen. और वो कहते हैं कि तुम अभी तक अपने आप को इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर पाए हो, इतने सालों से तुम ये काम कर रहे हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए हो. तो वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि वहाँ पे वो लोग जो है विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन में ट्रैप होकर रह गए हैं. जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर उसी काम को इसीलिए करने के लिए मजबूर है क्योंकि वो ट्रैप हो चुके हैं. इतने ज़्यादा मिडल मैन्स हैं, इतने ज़्यादा बड़ी चेन है कि उनको वो कोऑपरेटिव्स में सेटल ही नहीं होने देती है, उनको जो है आगे बढ़ने ही नहीं देती है. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be hauled up by the police. और अगर हम कोशिश भी करेंगे तो पुलिस हमें ही मारेगी, बिना किसी बात के झूठे इल्ज़ाम में हमें फंसा देगी, जेल में डाल देगी और हमको कुछ इलीगल काम करने के उससे जो है हमको पनिशमेंट मिलेगी. देयर इज़ नो लीडर. क्यों? क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता. सब डरपोक है, सब डरते हैं इन पावरफुल लोगों से और जो कि उनको झूठी उसमें फंसा सकते हैं. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. और यंगस्टर्स हों चाहे वो ओल्ड पीपल हों, वो सब थक चुके हैं और उनको सर उठाने के लिए मौका नहीं दिया जाता. दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और उनकी जो लाइफ का जो चक्रव्यूह है, जो सर्कल है, वो एंडलेस उस एक चक्कर में एक स्पायरल की तरह गोल गोल घूमता चला जा रहा है जो कि सिर्फ पॉवर्टी को, पेन को, ग्रीड को, इनजस्टिस को ही उनको रिटर्न में दे रहा है. उनको रिटर्न में और कुछ अच्छा नहीं दे रहा है. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी burdened by the stigma of caste in which they are born and the other vicious circle. और राइटर को उनकी ये कंडीशन दो चीज़ों में बटी हुई दिखती है और वो कहते हैं कि एक तो ये लोग जो है पॉवर्टी के ऑलरेडी पॉवर्टी गरीबी की वजह से ऑलरेडी एक वेब में फंस गए हैं, बर्डन में फंस गए हैं, जो कि लोअर कास्ट की होने की वजह से इनको उठने नहीं दिया जा रहा और ऊपर से एक और मार इनको पड़ गई है इस विशियस सर्कल की. इन मिडलमैन की, जो साहूकर्स हैं, मिडलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो इनको ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं. एक तो वैसे ही पॉवर्टी ने उन्हें मार दिया, दूसरा साहूकार और इन मिडलमैन और पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस ने इन्हें मार दिया. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और इनके ऊपर, इनके कंधों पर जो है ऐसा बोझ डाल दिया है, ऐसा बैग भर कर रख दिया गया है, तो ये जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. और वो ऐसा ही मुकेश उसको लगता है कि जैसे उसके फादर जो है वो इस विशेष सर्कल में फंस चुके हैं, कहीं वो भी उसके अंदर भी वो इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है
कि वो अपने आप को अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सके, बट कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहा है. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. एटलीस्ट जो उसके फादर ने नहीं गट्स कर पाए वो मुकेश करना चाहता है. वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न. और वो कहता है कि मैं तो गैरेज में जाकर सीख लूँगा, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूँगा. मैं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसूँगा कि मैं अपने यही गॉड गिवन लीनियज को नहीं मानूंगा कि जो मेरी ग्रैंड मदर कहती है कि ये विशेष सर्कल है और हमें इसी को ही करना है और हमें बैंगल मेकिंग ही करनी है. मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा. बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक. वो गैरेज बहुत दूर है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं पैदल चल कर चला जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट. और क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो? राइटर पूछता है उससे. कहते हैं नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. और नीचे ज़मीन को देखने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जो अगर प्लेन उड़ाने का सपना उसके अचीवेबिलिटी में नहीं है, वो अचीव नहीं कर सकता वो, लेकिन वो मोटर मैकेनिक तो बन सकता है. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग अपॉन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. और वो उसको मालूम है कि वो एक दिन जो है मोटर मैकेनिक बनेगा और वो एयरप्लेन उड़ाना अभी उसकी पहुंच से बाहर है. अब ये कुछ quick notes हैं. You can go through these notes. This will give you the summary of the chapter. This will help you to revise the chapter thoroughly, which I have already explained it to you. Along with that, here are few less common words जो कि chapter में बहुत जगह पे use हुए, उनके meanings भी हैं यहाँ पर. और ये extracts हैं जो कि आपका examination में भी 4 marks का extract आता है. तो please go through these extracts from this PDF. And also there are a couple of question answers which you should practice at home, and please note it down in your fair notebook. Few questions we have already done from this chapter. Please do not repeat, and if you are writing it, do not write in complete sentences. Only important points are more than sufficient. And thank you so much for listening to me so patiently. This is the roadmap of the chapter. You can go through this roadmap, and if you find any difficulty, you can ask me. And this is a quick recap of the chapter. Let me read it out for you. Simapuri, the boy Sahib Alam, meaning the Lord of the Universe, lives in Simapuri on the outskirts of Delhi, a refuge from Bangladesh. He does rag picking for survival, and he lives in miserable, unhygienic conditions. Bangladesh refugees have been living in Simapuri since 1971 without permits, but with his only ration cards. Rag picking has gradually acquired the proportion of a fine art. Sometimes it brings them coins, a 10-rupee note, and even some valuable surprises. On her next encounter, the author comes across Sahib as an employee in a tea stall doing hard work. Now the carefree look of Sahib has been replaced by worries and anxieties on his face. And same way, Firozabad, it's about Mukesh. Mukesh, living in Firozabad, employed in family business of making bangles, is ambitious to become a motor mechanic. His grandmother considers bangle making to be God-given lineage, owing to their caste and traditions. Savita, also engaged in bangle making, does not understand the importance of bangles in Indian society. Those engaged in bangle making lose their eyesight owing to the glass dust. Their working conditions are very tough. They are ill treated, ill fed, ill brought up for want of money. They fail to organize themselves into cooperatives, as they are in the trap of vicious circle of middlemen, sahukars, policemen and politicians. Their family traditions and the vicious circle keep them in his perpetual trap. Mukesh dreams big, but lack of resources such as money, education, etc. put a check on his dreams. Will be able to pursue his dreams. And with this we come to the end of the chapter, and I hope the chapter is clear to you. Thank you so much.